हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। अगर आपने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है और आप एम कर रहे हैं किसी टॉप क्लास इंस्टीट्यूट से रिसर्च करने का, तो आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है जिसको बोलते हैं CSIR UGC नेट एग्ज़ामिनेशन। आज मैं आपको इसी एग्ज़ाम के विषय में बताने जा रहा हूँ। सिंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए एजुकेशन सिस्टम में और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस नेट एग्ज़ाम को भी स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी गई। आज के समय में इस एग्ज़ाम के थ्रू आप अपने हायर एजुकेशन के सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको रिसर्च करनी होगी, तो रिसर्च ज्वाइन करने के लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपको नेट का सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी इसी एग्ज़ाम के थ्रू मिलेगा। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आगे आने वाले सारे जितने भी आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में आपको मदद कर सकता है। बट ऑब्वियसली जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं और आप इधर उधर सोर्सेज से उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर गलत कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रीमलाइन वे में आपको एक जगह पे प्रोवाइड करूँ ताकि आप अपने डिसीजन इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं जॉइंट CSIR UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। ये एग्ज़ाम होता क्या है, क्यों कंडक्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी, है ना। आप इस एग्ज़ाम के थ्रू एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, यानी कि इस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोवाइड करी जाती है। उसके अलावा एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, इस एग्ज़ाम के थ्रू आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट करी जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इफ़ यू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जामिनेशन तो आपको रिसर्च फेलोशिप मिलेगी या आप एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और जैसे मैंने बोला, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रख के कुछ और चेंजेस इंट्रोड्यूस करें जिसके तहत अब इस एग्ज़ाम के थ्रू इवन PhD में एडमिशन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 मेजर रोल हो गए इस एग्ज़ाम के। आपको रिसर्च फेलोशिप मिलेगी PhD करने के लिए, आप ढेर सारे इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे पोस्ट ग्रेजुएशन और LS का सर्टिफिकेट, नेट का सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस होती है, तो आप बिना PhD करे भी अप्लाई कर सकते हैं और अपॉइंट हो सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूट, जो पहले डिफरेंट इंस्टीट्यूट अपने सेपरेट इंडिविजुअल PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते थे, तो अभी NTA ने क्या करा कि उन सब के लिए एक सिंगल यही एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम होगा और इसके स्कोर के बेसिस पे प्लस कुछ वेटेज वाइवा वो उसी को दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा PhD में। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है NTA UGC नेट का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए इस एग्ज़ाम में जैसे मैंने अभी बोला कि तीनों चीज़ें के लिए आपको एलिजिबल बनाते हैं, तो इसको हम लोग 3 कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर सकते हो। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में क्या होता है, यू आर अवार्डेड JRF, जो अभी मैंने जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बात करी थी, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, और एज एन अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि इस अगर कैटेगरी 1 में आप क्वालिफाई करते हैं तो आप JRF के लिए भी एलिजिबल हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल, ऑब्वियसली PhD एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप कैटेगरी 2 में क्वालिफाई करते हैं, उनकी अलग अलग कट ऑफ्स होंगी। अगर आप कैटेगरी 2 में क्वालिफाई करेंगे तो यू विल नॉट बी ग्रांटेड फेलोशिप, ये आपको नहीं मिलेगी, बट यू विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एज वेल एज फॉर PhD एडमिशंस। एंड इफ यू क्वालिफाई फॉर अंडर कैटेगरी 3, उस केस में यू विल नॉट गेट एनी स्कॉलरशिप फेलोशिप, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, बट on the basis of scores obtained under category 3 you will be eligible for PhD admission। ठीक है, तो अभी 3 कैटेगरी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया है तो आपको ये एग्ज़ाम तो देना ही देना है। अगर आप PhD में केवल एडमिशन लेने का भी सोच रहे हैं तो भी आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप समझिए एग्ज़ाम है क्या। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ होती है। देखिए मैं बहुत सारे सालों से, बहुत समय से ये चीज़ देख रहा हूँ। जब बच्चा तैयारी शुरू करता है, मैं चूँकि कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, पिछले 20 साल से टीचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, 20 साल से मैं यही चीज़ देख रहा हूँ। जब बच्चा एडमिशन लेता है बहुत खुश होता है और फिर रिग्रेट करता है कि यार मैंने पहले तैयारी क्यों नहीं शुरू करी। मोस्टली क्या होता है, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन। दैट इज़ बिगेस्ट इशू फ्रॉम माई साइड, मेरा अपना मानना है।
और अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बिकॉज दिस एग्ज़ाम मेक्स यू एलिजिबल टू अपीयर सिंस यू टेक एडमिशन इन द पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वाई यू वेट फॉर MSc टू बी ओवर, पोस्ट ग्रेजुएशन टू बी ओवर, बट समहाउ बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडीज़ में कि वो फ्रेम ही नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि पहले MSc कर लेंगे फिर तैयारी शुरू करेंगे, विच इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए उसकी बात बाद में करेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया ये एग्ज़ाम क्या है, क्यों करा जा रहा है, उससे क्या क्या चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। तो 3 कैटेगरीज़ में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और अगर आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 में क्या मिलेगा, 3 में क्या, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एडमिटेड इनटू द PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरव्यू। अब जो लोगों ने कैटेगरी 1 में क्वालिफाई किया है, दे विल गेट एडमिशन इन द PhD ओनली बेस्ड ऑन देयर इंटरव्यू। उनका कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन इंटरव्यू जो उस UGC रेगुलेशन के हिसाब से उस कॉलेज यूनिवर्सिटी ने अपने डिटरमाइन कर रखे होंगे। अगर कैटेगरी 2 और 3 में है तो कैटेगरी 2 और 3 के मार्क्स कैन बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस टेस्ट और PhD। तो आपको जो यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने सेपरेट एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके स्कोर के बेसिस पे PhD में एडमिशन दिया जा सकता है। उसके लिए भी इन्होंने देखिए दिया हुआ क्या है कि जो मार्क्स ऑब्टेन करोगे आप इस एग्ज़ाम में, उसको 70% वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, उसको 70% वेटेज दिया जाएगा और 30% वेटेज दिया जाएगा परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू वाइवा उसे। ठीक है, तो अगर आप इस कैटेगरी 2 में आपने क्वालिफाई किया, कैटेगरी 3 में क्वालिफाई किया और इस एग्ज़ाम के बेसिस पे आप PhD में एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे, तो PhD एडमिशन के दौरान जो आपको मार्क्स ऑब्टेन होंगे नेट के एग्ज़ाम में, जो स्कोर होगा उसको 70% वेटेज मिलेगा और 30% वेटेज होगा जो वो इंस्टीट्यूट अपना इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। ठीक है, उसके अलावा फॉर एडमिशन टू PhD कैटेगरी 3 की बात करें, है ना, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 विल बी, अच्छा उसके अलावा एक चीज़ और समझनी है, जैसे कि कैटेगरी 2 या 3 में आपने जो मार्क्स ऑब्टेन करे, अभी हम लोगों ने बोला कि दे विल मेक यू एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द PhD, वो मार्क्स रिजल्ट डिक्लेरेशन से 1 ईयर के लिए वैलिड होंगे। तो अगर आप 1 ईयर के बाद PhD में एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको दोबारा नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल क्लैरिटी रखिए। अगर आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करेंगे तो कैटेगरी 1 में आप स्ट्रेट वे वाइवा वोसी के बेसिस पे, ठीक है, आपको जो भी वहाँ के नॉर्म्स होंगे रिसर्च के लिए ले लिया जाएगा। कैटेगरी 2 और 3 में 70% वेटेज दिया जाएगा आपके स्कोर को और 30% जो भी इंस्टीट्यूट अपना इंटरव्यू कंडक्ट करा उसको दिया जाएगा। कैटेगरी 2 और 3 के बच्चों का जो स्कोर है वो रिजल्ट डिक्लेरेशन से 1 ईयर तक वैलिड होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट परसेंटाइल में दिया जाता है जो काफ़ी लोगों को बड़ा कष्ट भी देता है। अब उसकी बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, उसकी बात कभी आगे और कभी करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाते हैं स्टाइपेंड कितना मिलेगा। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि कितना पैसा मिलेगा, है ना, कितना पैसा मिलने वाला है आपको। ये चीज़ काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट करती है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कितना पैसा मिलेगा। तो द स्टाइपेंड फॉर ऑफ अ JRF selected through CSIR net will be 37,000. It's a huge amount of money. Somebody who is just completed his post graduation, बहुत अच्छा अमाउंट है। उसके अलावा आपको एक एनुअल कंटिजेंसी भी मिलता है 20,000 का। ठीक है, और ये जो 37,000 का ये इनिशियल 2 ईयर्स के लिए मिलता है। उसके बाद क्या होता है, ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स, जब आप 2 साल कंप्लीट कर लोगे तो एक असेसमेंट होता है जिसके थ्रू रिकमेंड किया जाता है आपको SRF के लिए। ठीक है, उसका एक तरीका होता है, एक कमेटी बैठती है। अगर आप वो सब डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप NTA CSIR नेट की साइट पे जाके ब्रोशर डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, उसमें काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें दी, बस ब्रॉडली आप जान लीजिए कि इनिशियल 2 ईयर्स आपको 37,000 मिलेगा। बाद में व्हेन यू आर रिकमेंडेड फॉर SRF देन यू स्टार्ट गेटिंग ए स्कॉलरशिप ऑफ ₹42,000 पर मंथ। ठीक है, तो बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट है और ऑब्वियसली ये इंक्रीज़ भी किया जाता है और आने वाले समय में और भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो एक अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है आपको रिसर्च के दौरान। बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट है। आप आगे अपने जो भी प्लानिंग्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप आराम से रिसर्च करिए बिना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के, तो ये बहुत अच्छा कदम है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है अगर किसी बच्चे को
लाइक उसका रिकमेंडेशन नहीं आया SRF के लिए, तो फिर उसको 37,000 पे अलाउ किया जाएगा, कंटिन्यू करा जाएगा, फिर उसको दोबारा देना हो, तो ये सब निटिग्रिटीज़ आप अपने आप रीड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। ऑब्वियसली ये चीज़ बहुत सारे लोग जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि जनरल, अनरिजर्व्ड, ठीक है, जनरल EWS कैंडिडेट्स को कितना मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, 50% मार्क्स इन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, ठीक है। मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में दे मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 55% मार्क्स टू बी एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। उसके अलावा OBC कैंडिडेट्स की बात करें जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, शेड्यूल कास्ट, ठीक है, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, थर्ड जेंडर एज वेल एज, है ना, ये जो सारे कैंडिडेट्स हैं उनको कितना ऑब्टेन करना होगा, एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। तो उनके लिए स्कोर कितना कर दिया गया, 50% मार्क्स। तो ये थोड़ा सा मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ करी गई है कि जनरल EWS और जनरल अनरिजर्व्ड के लिए 55% मार्क्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पे, और OBC कैंडिडेट के लिए, SC के लिए, शेड्यूल टाइप्स के लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए मार्क्स जो हैं वो 50% रखे गए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये कौन से लोग थे जिन्होंने MSc क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। अगर आप MSc परस्यू कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहता है, बहुत सारे बच्चे, नए बच्चे तो खास कर ही परेशान, उनको पता ही नहीं होता है ना, उनको लगता है MSc कंप्लीट करने के बाद ही इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप MSc के दौरान इस एग्ज़ाम को, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया तब से आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल एग्जामिनेशन एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, और कैंडिडेट्स हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैज़ बीन डिलेड मे ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट, ठीक है। तो अपीयर तो आप कभी भी हो सकते हैं, बट हाँ, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अपीयर होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो यू विल बी ग्रांटेड ऑल योर लाइक सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि होता क्या, देखिए, जब सिंस यू क्वालिफाई उससे 2 साल तक ही वैलिड होता है, और इस केस में परस्यूइंग के केस में वंस यू लाइक ऑब्टेन योर फाइनल रिजल्ट, यू हैव टू इंटीमेट टू द CSR कि आई हैव क्वालिफाइड विद दिस मिनिमम मार्क्स, तो फिर आपको जो फेलोशिप वो ग्रांट कर दी जाती है। लिखा है कि हाउएवर सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शैल बी कंसीडर एलिजिबल फॉर नेट ओनली आफ्टर दे हैव पास्ड देयर मास्टर्स डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट, जो भी उनके कैटेगरी का मार्क्स परसेंटेज है। सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 ईयर्स, ठीक है। तो 2 साल का समय मिल रहा है आपको, बहुत अच्छा समय। बात समझ रहे हैं कि विद इन 2 ईयर्स आपको अपना मार्क्स उनको बता देने, तो आप MSc परस्यू करते करते इस एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं जब आप वेट करते हैं कि MSc कंप्लीट हो जाए तब हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और ऑब्वियसली इसका सिलेबस इतना अच्छा है कि अगर आप नेट की तैयारी करते हैं, दैट विल एड टू योर स्कोर इन द पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो। क्योंकि देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैक्सिमम जो टीचिंग है, मैक्सिमम जो भी पढ़ाई होती है, वो होती है भाई मार्क्स ऑब्टेन करना, उतना रट्टे मारने की। और जब नेट एग्जाम में आते हो, आपने सुना होगा नेट के क्वेश्चंस बहुत एप्लीकेशन बेस्ड। देखिए, ये वीडियो मैं न्यू कमर्स के लिए बना रहा हूँ, तो मैं उन्हीं को बेसिकली फोकस कर रहा हूँ, है ना। तो नए बच्चों को यही पता होता है कि अरे बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अजीब से क्वेश्चंस आते हैं। यार, अजीब से कुछ नहीं होते। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, रटने से नहीं, कॉन्सेप्ट समझने से आराम से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो वो मदद करती है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करें और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है, तो ऑब्वियसली आप आंसर्स बेहतर लिख पाएंगे, तो वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के स्कोर को भी इंप्रूव करता है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो, अगर आपको कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर कि शुड आई वेट फॉर MSc टू बी ओवर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्जामिनेशन, उस कन्फ्यूजन को दूर करिए। आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, और आपको होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, अगर यार MSc करी क्यों, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया ही है, तो फिर ये फाइनली इसको तो ज़रूर करो, क्योंकि बाकी जितने भी एग्ज़ाम थे उसके लिए तो आप एलिजिबल थे, ग्रेजुएशन के बाद ही तो पोजीशन करने की ज़रूरत क्या थी। तो अगर MSc करा है, कर रहे हो, तो उसको जस्टिफाई करो। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सारे ताले खोल रहा है ना, सिंगल चाबी से सारे ताले खोल रहे हैं, PhD एडमिशन से लेके कुछ भी आप देखिए, है ना। तो इसको ज़रूर अप्लाई करिए इस एग्ज़ाम के लिए आप लोग। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे जो अब चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप देख रहे हैं कि
जो 4 ईयर डिग्री कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, धीरे धीरे 3 इयर्स वाले कोर्सेज विड्रॉ कर लिए जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, सब 4 इयर्स वाले रहेंगे जो बैचलर कोर्सेज हैं, लाइक जैसे अभी हम लोगों का बीटेक बी उन सब में होता था, ठीक है ना। वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम एंड आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर ईयर में ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट, तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है। बस कंडीशंस रखनी है, उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं, ठीक है। एंड शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ JRF एडमिशन टू PhD। अब देखो ये लोग जो हैं, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये जो 4 इयर्स वाले बच्चे हैं ना, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। वो किसके लिए एलिजिबल होंगे? फेलोशिप के लिए, बेस्ड ऑन विच दे कैन टेक एडमिशन फॉर PhD इन एनी इंस्टीट्यूट एंड परस्यू देयर रिसर्च। आई हैव माई ओन स्टूडेंट, बीटेक बायोटेक से बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई करके IISc बैंगलोर, IT BHU से PhD कर रहे हैं, बहुत टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन से, बहुत अच्छे, और भी बहुत सारी जगहों से, ठीक है। तो ये बहुत ईजिली पॉसिबल है। तो अभी ये कि बहुत अच्छा हो गया कि ये था पहले से, अभी ध्यान ज़्यादा जाने लगा, और चूँकि ज़्यादा 4 ईयर के कोर्सेस लॉन्च हो रहे हैं तो बच्चों की काफ़ी क्यूरोसिटी भी रहती है। तो जो लोग 4 इयर्स वाली बैचलर्स डिग्री कर 8 सेमेस्टर वाली करें तो वो एलिजिबल हैं, पर ध्यान रखिएगा वो लोग केवल JRF फेलोशिप के लिए एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी फिर वही है कि आपको उनको सबमिट करना होगा, है ना। और एक और चीज़ इसमें एक फ्रीडम दी गई है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट पॉइंट में बहुत अच्छी फ्रीडम आपको दी गई है इस टाइप के बच्चों को। द कैंडिडेट्स विद अ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम आर अलाउड टू अपीयर इन ए सब्जेक्ट, ठीक है, in which they want to pursue a PhD irrespective of the discipline in which they have obtained 4 year bachelor's degree। समझ रहे हैं? आपने किसी भी ब्रांच में अपना 4 ईयर डिग्री कोर्स किया हो, आप किसी भी ब्रांच में नेट एग्जाम में अपीयर हो सकते, बहुत अच्छा चेंज है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 4 ईयर डिग्री वाले बच्चे हैं वो जरूर इस बात पे नोटिस करें। द कैंडिडेट्स विद अ 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम आर अलाउड टू अपीयर इन अ सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, इन विच दे वॉन्ट टू परस्यू PhD इर्रिस्पेक्टिव, देखिए ना वर्ड क्या लिखा हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन इन विच दे हैव ऑब्टेन्ड द 4 ईयर बैचलर्स डिग्री। तो किसी भी ब्रांच में आपने 4 ईयर्स बैचलर डिग्री ऑब्टेन करी, आप किसी भी ब्रांच में PhD करना चाहते हैं और उस किसी भी ब्रांच में नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बहुत अच्छा चेंज है, ठीक है। तो देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ये वीडियो स्पेशली मैं न्यू कमर्स के लिए बना रहा हूँ, तो आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक जगह पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं एज लिमिट की। बहुत सारे लोगों को ये बड़ा ट्रिकी लगता है, और इसमें लोगों ने कुछ चेंजेस भी किए हैं। पहले 28 ईयर्स होता था, अब बढ़ा के इसको 30 ईयर्स किया गया है। तो JRF के लिए देखिए, अभी हम लोग देखें LS के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। चलिए पहले बात करते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, उसके लिए जो है नॉट मोर देन 30 ईयर्स कर दिया गया है, ठीक है। कब से? एज ऑन द डे ऑफ द मंथ इन विच एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। तो चूंकि जून का ब्रोशर मैंने लिया तो इन्होंने जून 2024 लिखा है, लेकिन एग्जाम तो कंक्लूड हुआ जाके अगस्त में, तो वहाँ से वहाँ काउंट होगा। उसके अलावा 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर्स इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द, किसको किसको दिया गया है? OBC, ठीक है, जो नॉन क्रीमिलियर में है, लेकिन एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC अवेलेबल वेबसाइट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, PW, थर्ड जनरल कैटेगरी और वुमेन एप्लीकेंट को, ठीक है। मार्क्स में ज़रूर इनको कोई एडवांटेज नहीं दिया गया वुमेन का एप्लीकेंट्स को, बट एज में एडवांटेज दिया गया है, ठीक है। तो 30 + 5 यानी 35 ईयर्स तक आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। कौन कौन? OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PWD कैटेगरी और थर्ड जनरल कैटेगरी अलॉन्ग विद द वुमेन के एप्लीकेंट्स, ठीक है। तो इसको बहुत ही लोगों जो कन्फ्यूज़न रहता है, 30 ईयर्स ये + 5 ईयर्स का ये, तो 35 ईयर्स की एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो बहुत सारी गर्ल्स लाइक दे गेट मैरिड ड्यूरिंग लाइक, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, फिर वंस दे हैव किड दे स्टार्ट थिंकिंग मुझे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, एंड दे हैव स्टार्ट हैविंग डाउट्स कि मैं एलिजिबल हूँ कि मैं JRF क्वालिफाई कर। यस, 35 ईयर्स तक आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। और भी इसमें काफ़ी रिलैक्सेशन के तरीके दिए हुए हैं। अगेन प्लीज़ आप ब्रोशर को डाउनलोड करके उससे पढ़, मैं मतलब की चीज़ें आपको मोटे मोटे बता दे रहा हूँ। चलिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और PhD एडमिशन के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो अपर एज लिमिट किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ JRF के लिए,
ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम कैसा है? CSIR का मोड ऑफ एग्जाम क्या है? देखिए, ये एग्जाम आपका होने लगा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ठीक है, और कोविड के बाद से 2 मीटिंग्स में हो रहा है, ठीक है। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली 3 घंटे का होता है, कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखना चाहिए कि कैसे इस एग्ज़ाम को दिया जाता है। मेरा अपना मानना है कैसे सॉफ्टवेयर को इंटेलिजेंटली यूटिलाइज़ किया जाए, कैसे सारे क्वेश्चंस आप इंटरप्रेट कर सकें, रिव्यू में कैसे डाल सकें, कई चीज़ें होती हैं। तो मेरा अपना मानना है कि जब जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम उसके लिए आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, सो दैट यू डेवलप दैट काइंड ऑफ थिंकिंग कि इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। वो भी मैं आगे बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें। अभी बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की, जो ऑब्वियसली है ना, जब सब जान गए एग्ज़ाम क्या होता है, आपने मूड बना लिया, हाँ ठीक है यार आगे मुझे भविष्य में यही करना है, तो पैटर्न भी तो बताओ, ठीक है। तो होता क्या, 3 घंटे का पेपर अभी हम लोगों ने देख ही लिया। 3 घंटे का पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन A, B एंड C, 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है, जिसमें सेक्शन A में अगर आप यहाँ ध्यान दें लिखा हुआ है कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 25% निगेटिव मार्किंग यानी 0.5 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग रहेगा। टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 15 अटेम्प्ट करने, यानी 5 क्वेश्चन की चॉइस है आपके पास, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो तकरीबन 40 नंबर का आता है, आपको अटेम्प्ट केवल 30 मार्क्स का करना है, ठीक है। तो आज के समय में मुझे लगता है कि एप्टीट्यूड तो हर एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है। आप कल को हायर एजुकेशन कमीशन के एग्ज़ाम्स हो गए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसमें भी आएगा। तो ये एक एरिया है जिस तो मेरे ख्याल से आज के समय में सबको इम्प्रूव करना ही चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन B और C की, जो बेसिकली लाइफ साइंस को बिलोंग करेंगे। सेक्शन B में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेज बेस्ड होते हैं, है ना। जैसे लाइक टेक पॉलीमरेज में कौन सी एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, है ना, या क्लिनॉफ फ्रेगमेंट में क्या पाया जाता है, या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं, या P53 क्या है ना। मतलब इंफॉर्मेटिव, कहाँ पे रोल ट्यूमर सेपरेशन जीन्स है कि ऑन्कोजीन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे इस बार वेवर्टन हॉल्ट का पॉपुलेशन इकोलॉजी का फार्मूला उन्होंने दे दिया आपको 4 मार्क्स में, अब आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैं 4 मार्क्स का बता रहा हूँ। अदरवाइज 2 मार्क्स में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, इंफॉर्मेटिव, सिंपल से ये क्या है ना, इंफॉर्मेशन बेस्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या, अगर आता है तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, नहीं आता तो आप लॉजिक नहीं अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपको अच्छे से याद करने होंगे चीज़ें। अगेन 2 मार्क्स का होगा, 25% निगेटिव मार्क यानी 0.5 मार्क्स कटेंगे आपके गलत होने पे, चूँकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं जिसमें आपको 35 अटेम्प्ट करने। तो अगेन यू हैव ए चॉइस ऑफ अबाउट 15 क्वेश्चंस। 50 वाइज देखें तो 100 मार्क्स, 35 के हिसाब से 70 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है पार्ट B में। पार्ट C ये ऐसा पार्ट है जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हो, सबसे ज़्यादा घबराते हो, ठीक है। और सच मानिए ये सबसे इजी पार्ट होता है। आप कभी भी सेलेक्टेड बच्चों के मार्कशीट की एनालिसिस करिए, दे वुड हैव स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन पार्ट C। बहुत सारों के तो पार्ट C में 100% टेली स्कोर होगा। उसकी वजह क्या होती है कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कैसे होते हैं, कॉन्सेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ खास बात क्या होती है ना, वंस यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, आपने रिवाइज नहीं भी किया, आप एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आओगे। वंस यू अंडरस्टूड कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री कैसे बिहेव करती है, आप कुछ भी दे दें वो आप बस समझ में। आपने इंटरप्रेट जीन मैपिंग का तरीका सीख लिया है, आपने इकोलॉजी में लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट लाइक बायोडाइवर्सिटी की कॉन्सेप्ट समझ ली, तो कॉन्सेप्ट्स अगर समझ में आ गई हैं फिर कोई इश्यूज़ नहीं। प्लांट फिजियोलॉजी में आपको पता है कि हार्मोन्स की सिग्नलिंग कैसे होती है, सेल बायोलॉजी में सिग्नलिंग पता है, कैंसर में कैसे काम होता है, सेल साइकिल रेगुलेशन कैसे करता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, कॉन्सेप्ट्स पता है, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए क्या है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 25% निगेटिव मार्क यानी 1 मार्क कटेगा गलत करने पे। लगभग 75 मतलब 70 लगभग नहीं 75 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 25 अटेम्प्ट करने। जस्ट इमेजिन करिए 50 क्वेश्चंस की चॉइस दी जा रही, 50 छोड़ दो भाई, इतनी चॉइस दी गई है, ठीक है। तो 75 × 4 करो 300 करने 25 है, यानी 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। यानी कि देखिए हुआ क्या, 440 नंबर के पेपर में सिर्फ 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, यानी 240 मार्क्स की तो चॉइस दी गई है, छोड़ दो भाई। देन यू विल एंड अप इन अटेंडिंग या गेटिंग 100% मार्क्स, 200 आउट ऑफ 200।
ठीक है, तो बहुत चॉइस दी गई, बहुत सेंसिबल होकर तैयारी करिए, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अभी हम लोग कट ऑफ की एनालिसिस करेंगे कि 120 के ऊपर कुछ भी ले आओ, यू आर ऑलमोस्ट श्योर ऑफ गेटिंग JRF, हाईएस्ट कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में। एनीथिंग एबव 120 विल मेक श्योर दैट यू क्वालिफाई फॉर JRF। तो आप देखिए 440 नंबर के पेपर में एक तरह से आपको 120 नंबर लाना है, बात समझ रहे हैं मेरी? तो बहुत इजीली आप ये मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आपने स्ट्रैटेजी सही समझा है। देखिए आपने मोड ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जाम समझ लिया है, कुछ और चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। लाइक एक सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, ये क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे फिर आप कैसे तैयारी शुरू करेंगे। तो बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट मैं इन जनरल आपको दिखा दूँ कि इसमें टोटल तकरीबन 13 यूनिट्स होती हैं, 13 है ना, 1 to 13 यूनिट्स हैं। पहली है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस रेलेवेंट टू बायोलॉजी, जो बेसिकली हम इसको मॉडर्न मतलब अपने नॉर्मल लेमन्स लैंग्वेज में बोले, दिस इज बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन फंडामेंटल प्रोसेसेस को बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। अब देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, भले इन्हें अलग अलग मेंशन कर दिया, दिखाने को 13 यूनिट्स होगी, बट बेसिकली दे आर वन सिंगल सब्जेक्ट विच वी कॉल सेल बायो। आप किसी भी सेल बायोलॉजी की बुक में पोर्शन ऑब्टेन करने, बस इसमें ये लोग क्या करते हैं, इसमें इम्यूनो ऐड कर देते हैं, जो यहाँ पे नाम से नहीं पता चल रहा आपको, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजी आप सेपरेटली पढ़ सकते हो। उसके अलावा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें प्लांट एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी दोनों रहेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी किसको बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक्स को बोलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से समझिए, बहुत वही सब सारे टॉपिक्स, वही सारे सब्जेक्ट्स जो आप हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, जिसमें बेसिकली टेक्सोनॉमी रिलेटेड एरियाज रहेगा। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, अगेन इनको हम एक सिंगल यूनिट में कंसीडर कर सकते हैं, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के नाम से, है ना। बिहेवियरल इकोलॉजी इकोलॉजी का पार्ट है, आप जानते हैं, और इवोल्यूशन में बहुत सारे टॉपिक्स आपस में इंटरमिंगल होते हैं, जिनको हम एक सिंगल यूनिट कंसीडर कर सकते हैं। देन अप्लाइड बायोलॉजी एंड देन मैथड्स। मैथड्स एक इंपॉर्टेंट, देखो कोई भी बच्चा रिसर्च कर रहा है, उसको टेक्निक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको स्टैटिस्टिक्स आनी ही चाहिए, बात समझ में आई? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। तो तकरीबन 13 यूनिट है, जिनको आप ओवरऑल देखो तो अगर हम इनको दो में एक कंसीडर कर लो तो आपके पास बची 12, इन दो को एक में कंसीडर कर लो, बचे 11, तो आप सभी 10-11 यूनिट्स हैं जिनको आपको तैयार करना है, ठीक है। अब एक मन में सवाल आता है कि यार सारा तैयार करना है क्या, पूरी यूनिट्स पढ़नी है क्या, सारी यूनिट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है ना? ऑब्वियस सी बात ही क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो उसके लिए भी मैंने एक एनालिसिस कर रखी है आपके लाइफ को ईजी करने के लिए। क्या एनालिसिस है ये देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पर ईयर, हर यूनिट से हर साल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इंक्लूडिंग जून 2024 जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसका भी मैंने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आप एक ओवरऑल आइडिया लगा सकते हो किस एरिया से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब देखिए बायोकेमिस्ट्री अगर आप देखिए तकरीबन 30 से है ना 35-36 नंबर के आसपास वेरी कर रहा है ऑन एन एवरेज। देखिए एक बार भले 28 आ गया, बट देखिए 32, 36, 26, 18 है, ये ओवरऑल आप कह सकते हो कि 30 से 35-36 नंबर या 30 से 40 नंबर के आसपास बायोकेमिस्ट्री देती है। सेल बायोलॉजी की बात करें, इसको हम बोल सकते हैं कि भाई 30 से 50 नंबर है ना, 30-40 नंबर 2 बार, और देखिए मिनिमम 30 आया है, अदरवाइज 48-50 मार्क्स तक का आया है, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट है, और सेल बायोलॉजी ऑब्वियसली आपको अच्छे से तैयार करनी ही है। और मैंने बोला सेल बायोलॉजी मैंने सेल कम्युनिकेशन और सेल ऑर्गेनाइजेशन दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखिए ये सब यूनिट्स हैं, आप खुद समझ लीजिए, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ एक सब यूनिट्स हैं जिसको सबको जानना ही होगा, है ना। ये 4 तो मतलब अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर, टेक्निक, ये तो सबको आनी ही आनी चाहिए, इसके बिना तो रिसर्च आप कर ही नहीं सकते। तो इन पे तो कमांड करनी ही करना। और मेथड्स जो टेक्निक, इसकी इंपॉर्टेंस देखिए इंक्रीजिंग हो रही है, बढ़ भी रही है। मान के चलिए आप देखिए 30 से 60 नंबर, 65 नंबर है ना, 64 मार्क्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी आप देख लीजिए, वही 30 से 40 नंबर के आसपास। जेनेटिक्स ये एक ऐसी यूनिट है जिसको एक बार समझ लो, एग्जाम के समय रिवीजन भी नहीं करोगे तब भी क्वेश्चन सही करके आओगे। ये बहुत मार्क्स ऑब्टेनिंग एरिया है और आप इंजॉय करते हो, है ना। जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है,
अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कौन सा ट्रांसलेशन फैक्टर, मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको याद करनी पड़ती है। बट व्हेन इट कम्स टू जेनेटिक्स ये टोटली लॉजिक बेस्ड है। लॉजिक समझिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी यूनिट है एग्जाम क्वालिफाई करने में मदद करने के लिए। उसके बाद इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन को मैं द किंग ऑफ द सब यूनिट बोलूँगा, किंग ऑफ द सब यूनिट। आप देखिए किस रेंज में जा रही है ना। आप कह सकते हैं कि 60 से 90 नंबर के बीच में वेरी कर रहा है। पिछले 3 एग्जाम्स की बात हो रही है, 24, 23 है ना, 3-4 एग्जाम्स की बात। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, सब एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है अगर आपको से, मैंने बोला था 120 के ऊपर कुछ भी लिया जीआरएफ निकल जाए। आप सोचिए 90 नंबर है ना, 70 नंबर, 72 नंबर एक यूनिट से आ रहे हैं। तो ये एरिया, और ये ऐसा एरिया जो तैयार करने लायक है, बहुत ईजी होता है। ढेर सारा जीके का पोर्शन भी इसमें आता है। ठीक है, तो एक ये सब यूनिट हो गई। फिर आ गया प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के केस में भैया एक सिंगल बुक है टाइजन-ज़ाइगर की, जो पूछते उसी से पूछते, उसका डायग्राम तक लगा देते हैं, टेकन फ्रॉम टाइजन-ज़ाइगर। आजकल तो चूँकि स्कैन करके डायग्राम डालने लगा ऐसे ऐसा है, तो आपको दिखाई देता है। एक सिंगल बुक है, एरियाज, लिमिटेड एरियाज, उन पर फोकस करो, अच्छे से तैयार करो, हर हालत में क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, अगर एमएससी बॉटनी कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान टाइजन-ज़ाइगर को पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड बुक, तो ये आपको एग्जाम में आगे मदद करेगा। एनिमल फिजियोलॉजी में थोड़ा सा खेल है। खेल क्यों है? क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी दोनों मिक्स कर देते हैं। तो आपको बहुत, अगर मान लो आपको एक सिस्टम तैयार, नर्वस सिस्टम तैयार करना है, कार्डियोवास्कुलर करना है, तो आपको एनिमल्स का भी करना पड़ेगा और ह्यूमन का भी करना पड़ेगा, तो आपको एफर्ट्स ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो इनकेस अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं तो कुछ एरिया पे फोकस कर लिए, एंडोक्राइन सिस्टम पे कुछ एरिया फोकस कर लिए। बाकी इस यूनिट्स में थोड़ा सा केयरफुल रहिए, क्योंकि मैंने बोला ना इसमें ह्यूमन और एनिमल दोनों पूछ रहे हैं, तो एफर्ट सोच समझ के अप्लाई करिएगा। देन इम्यूनोलॉजी, भाई इम्यूनोलॉजी का तो ये है, पूरी क्यू भी तैयार कर लो, फिर भी वो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे जो नहीं हो रहे सॉल्व, और कुछ आप कोई कार्प जैसी बुक से इम्यूनो चैप्टर पढ़ो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा खेल क्या है, देखिए इम्यूनोलॉजी से बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते नहीं है ना, 8 से 20-24 नंबर के आसपास। तो इतना एफर्ट पुट के 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर के लिए, तो थोड़ा सा सेंसिबल रहिए इस यूनिट को तैयार करने में। जैसे कोई बच्चा एक मुझे बता रहा था, उसने किसी कोचिंग में ज्वाइन किया होगा, वहाँ वो लगे थे इम्यूनोलॉजी 1 महीने पढ़ाने में। अच्छा देखो हो क्या रहा है कि आज के समय में है ना, हर कोई भी देखो, एक तो कैमरा का खेल आया, यूट्यूब का खेल आया, जिसको देखो कैमरा लेके टीचिंग में इन्वॉल्व हो गया। बहुत सारे लोगों को खुद समझ नहीं होती है और वो बच्चों को फिर मिसगाइड करना शुरू करते हैं। अच्छा तो ये देखिए, टेबल कैटलिस्ट की जो MCQ बुक है उसमें आती है, हमेशा से आ रही है। अभी नई बुक आने वाली, उसमें भी आपको 16th एडिशन में ये वाला जो डेटा मैं दे रहा हूँ वो आपको नई बुक में मिलेगा, ये पुरानी बुक में नहीं है। तो हर साल मैं अपडेट भी करता रहता हूँ, तो ये इसीलिए मैं देता हूँ ताकि आप अपना ब्रेन अप्लाई कर सके। देखिए ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वीडियो मैं न्यू कमर्स के लिए बना रहा हूँ। आप लोग किसी से उल्टी सीधी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करिए, सेंसिबल होके, लॉजिकल होके थिंकिंग करिए। सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ, आप इसको बार बार वॉच करिएगा, एनालाइज करिएगा। ठीक है, मिसलेनियस मैंने कुछ ऐसे टॉपिक दे दिए जो कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी डाल रहे हैं, तो मैंने उसको एक मिसलेनियस यूनिट के अंदर अपने हिसाब से डाल दिया। ये देखिए क्लासिफिकेशन मेरा अपना है, लेकिन सौभाग्य से इतने सालों तक हमेशा लोग इससे एग्री करते हैं, सब लोग इसको फॉलो भी करते हैं। तो ये लेटेस्ट वाला मैंने आपको दे दिया। देखिए इससे आपको एक आइडिया लग जा रहा है कहाँ पे कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है आपको, है ना। बहुत ज़रूरी इस चीज़ को समझना। 13 सब यूनिट्स हम लोगों ने उनको घटा के 11 कर लिया था, और उसमें भी कहाँ पे कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, वो मार्क्स, कितने मार्क्स के एरिया, किस एरिया से आ रहे हैं, उससे आप थोड़ा सा अपने, और फिर दूसरा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड क्या चला उसको ध्यान में रखिए। क्योंकि ओवरऑल जैसे मैंने बोला, एनीथिंग एबव 120 मेक्स यू सिक्योर टू क्वालिफाई फॉर JRF। उसका भी देखिए मेरे पास डेटा है। ठीक है, उसके पहले एक और चीज़ मैं बात करूँगा जो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है इस चीज़ के ऊपर। मतलब रिसर्च एक ऐसा एरिया जिसमें बहुत अच्छा अमाउंट में पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत है, बट बड़ा दुख की बात है कि उस हिसाब से चीज़ें हो नहीं हैं। और कोविड के समय तो इतना खेल हुआ था, कुछ हद नहीं। उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने रिलीज़ किया, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा। दुख होता है कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे जिस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, CSR 5 सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, 5 सब्जेक्ट में मिला के टोटल JRF की सीट, जस्ट इमेजिन करिए, अगर मैं दिसंबर 23 का जिसका डेटा मेरे पास है उसकी बात करूं तो टोटल JRF की सीट 3356 थी, जो बहुत कम है मेरे हिसाब से, है ना, ऑल ओवर इंडिया। और सबसे दुख की बात क्या होती है, ये सीट अगर आप देखिए
जो 2256 सीट में बता रहा हूँ, ये देखिए ये कम है जून 23 के नंबर से, सॉरी मतलब जो 23 में हुए एग्ज़ाम्स, उनका अगर देखो तो उनमें 2023 के एग्ज़ाम में लगभग 4499 सीट थी। और आप देखिए दिसंबर 23 वाले जून, यहाँ पे डेटा मैंने दिया हुआ है, उससे भी कम कर दी सीटें, जो बड़े दुख की बात है ना। गवर्नमेंट को नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ानी चाहिए। आप देखिए इधर से यहाँ तक बढ़ रहा था, फिर यहाँ डिक्रीज़ हो गया, तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत लॉजिकल नहीं है मेरे हिसाब से। बट हम लोग वी कैन नॉट क्वेश्चन, वी नीड टू क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहूँगी वी कैन नॉट क्वेश्चन, वी नीड टू क्वेश्चन, वी नीड टू डिस्कस, वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस कि लोग जानें कि दिस इज़ नॉट करेक्ट। गवर्नमेंट नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ JRF सीट्स। देखो होता क्या है, जो बच्चे JRF में एडमिशन ले लेते PhD में, वो तो अपनी लड़ाई लड़ते हैं कि स्कॉलरशिप बढ़ाओ, और जो बच्चे JRF के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनमें कोई एका नहीं, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, तो उनके बिहाफ पे लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। आप सोचिए इतनी सीटें कम हो गई, कहीं आई एम वेरी श्योर भाई तब आप ग्रेजुएशन में होगे, आपने सही सुना था कि कहीं पर ऐसी नॉइज़ आई हो कि यार सीटें कम कर दी गई। ये नहीं होता है, जबकि होना चाहिए। उसकी वजह मैंने बोला ना, जो अपीयर हो रहे हैं वो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड्स के, अलग अलग जो किसी का आपस में कोई, जबकि जो PhD कर रहे होते हैं वो बच्चे कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं स्कॉलरशिप बढ़ाने वाले। आप देखिए जाके सड़कों पे लेटते हैं, क्या क्या होता है। बट JRF सीट्स रिड्यूस होने पे मुझे कहीं कोई न, एक मैं अपने ही बताऊं, मैंने सिर्फ मेरे ही वीडियो थे जो बहुत ज़्यादा चले थे इस चीज़ के ऊपर, अदरवाइज़ मैंने बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट के ऊपर बात करते भी नहीं सुना था कि कोई बात कर रहा है यार सीटें कम हो गई हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जिसको आपको अवेयर होना पड़ेगा कि भाई सीटें भी आपके लिए हों। 5 सब्जेक्ट ऑल ओवर इंडिया का बच्चा, 3356 सीटें JRF की केवल, बहुत कम है, बहुत कम है। दूसरी चीज़ जरा कट ऑफ ट्रेंड्स की एनालिसिस करें। अभी हम लोग कह रहे थे ना कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का आपको क्वालिफाई, 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है 440 नंबर के पेपर में। ठीक है, कट ऑफ कैसे गए हैं, तो यहाँ मैंने क्या करा, 2 अलग अलग स्लाइड्स में दिया हो। एक में मैंने दिया है जिसमें परसेंटेज स्कोर है। परसेंटेज स्कोर जो था ये पहले आपका आता था। ठीक है, देखिए आपको दिसंबर 19 तक का डेटा परसेंटेज स्कोर का यहाँ पे दिया। परसेंटेज स्कोर मतलब 200 जो टोटल आपको अपीयर होना था उसमें कितने परसेंट मार्क्स पे आपका JRF निकल रहा है। तो हाईएस्ट कट ऑफ आप जानते हैं JRF में अनरिजर्व का जाता है, हम सिर्फ उसकी एनालिसिस कर लेते हैं कि बाकियों का तो कम ही है, LS का और कम रहता है। ठीक है, तो अनरिजर्व में देखिए हाईएस्ट कट ऑफ जो गया था वो दिसंबर 18 में गया था 59.25% का। 59.25% आप समझ सकते हैं, मतलब 60%, 200 का 60% 120 मार्क्स हुआ है ना। इसी के बेसिस पे मैं बोल रहा था कि एनीबॉडी हु स्कोर्स एनीथिंग एवर 120 इज क्वालिफाइड फॉर JRF, सेफली क्वालिफाइड, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं आता। और जब कोविड आया उसके बाद गवर्नमेंट ने, अभी मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया, तो परसेंटाइल में स्कोर देने लगे हैं। तो परसेंटाइल स्कोर से आपको आइडिया नहीं लगता है। हो सकता किसी एग्ज़ाम में 103 नंबर इज इक्वल टू 98 परसेंटाइल, हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में 111 नंबर इज इक्वल टू 98%, नोबडी नोज। ठीक है, तो परसेंटाइल स्कोर डज नॉट टेल यू द एग्जैक्ट परसेंटेज स्कोर कितने पे क्या गया है। ठीक है, but on an average with my experience with the data I have, I can tell you if you score anything above 120 you are qualified for JRF, कोई नहीं रोक सकता। तो यार इतना तो एम करो भाई, कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, साइंटिस्ट, इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। आप चाहोगे आपके स्टूडेंट आपकी नॉलेज का रिस्पेक्ट करें, है ना। केवल एग्जाम क्वालिफाई करनी एम थोड़ी होता है, नॉलेज भी तो गेन करनी, मौका है तो चलिए कम से कम उतनी नॉलेज तो गेन करिए। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस मैंने आपको दे दी इस एग्ज़ाम के बारे में। अगर कोई और चीज़ आप जानना चाहें, देखिए जो मैं शुरुआत में बोल रहा था, एक चीज़ जो है ना होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यार एग्ज़ाम की तैयारी कब से शुरू करनी है ना। आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो तो सोचते हो कि कब तैयारी शुरू करें, हमें ये जानकारी होनी चाहिए। देखिए मैंने आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस में भी बताया है ना, आप समझ रहे हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, परस्यूइंग के दौरान। मेरा अपना मानना है कि आपको एम ये करना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो उसके पहले JRF क्वालिफाई हो जाए। यू शुडंट वेट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन टू बी ओवर, दैट्स नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। अब उसमें चैलेंजेस होते हैं, ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं, बहुत अच्छे चैलेंजेस होते हैं कि लाइक बहुत सारे इंस्टीट्यूट में उनका टीचिंग का प्रोफाइल ऐसा है, टीचिंग का तरीका ऐसा है कि आपको शाम को 5 साढ़े 5 बजे वो छोड़ते हैं। आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप क्लासरूम कोचिंग्स कहीं पे ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो एक तो तरीका सेल्फ प्रिपरेशन करिए। ये आज के समय में अच्छे ऑनलाइन टीचिंग्स भी अवेलेबल है,
मैं अपने इंस्टीट्यूट से बताऊं कितने बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है ना। कईयों के इंटरव्यूज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिखाई देंगे। तो ये आपको सोचना है कि आप तैयारी कैसे करेंगे। बट मैं कुछ बातें ज़रूर बोलूँगा। जब आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी वीडियो कोर्स बाई नहीं करिए, केवल वीडियो कोर्स। आप इंश्योर करिए कि आपको लाइव क्लासेस मिले, और लाइव क्लासेस कैसे हो, 100% हो, और कैसे हो, इंटरैक्टिव हो। इंटरैक्टिव का मतलब समझ रहे हैं आप? इंटरैक्टिव का मतलब इफ यू हैव एनी डाउट यू शुड बी एबल टू क्लियर इमीडिएटली विद द टीचर। मतलब मेन चीज क्या है कि आपको टीचर से इंटरैक्ट करने को मिले, और मैसेज के थ्रू नहीं, व्हाट्सएप से कनेक्टेड हो, ऑडियो वीडियो किसी से भी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, क्योंकि वो हर साल नए नए टीचर हायर करते हैं, तो टीचरों को बच्चों को एक्सपोज नहीं करते हैं, तो बच्चा टीचर से डायरेक्ट बात ही नहीं कर पाता है, कोई डाउट है पूछ ही नहीं पाता है। तो ये आप एडमिशन के समय पूछ लीजिए, भाई टीचर का नंबर मिलेगा, बात करने को मिलेगी, नहीं मिलेगी मत ज्वाइन करिए ऐसे इंस्टीट्यूट को, बिल्कुल नहीं ज्वाइन करिए। ठीक है, तो एक चीज़ ये इंश्योर करिए कि लाइव क्लासेस मिलें जो कि 100% हो, इंटरैक्टिव हो, टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन, ऑडियो वीडियो चैटिंग तीनों से करने को मिले, क्लास के दौरान और क्लास के बाद दोनों। मेरी बात को समझिएगा, क्लास के दौरान और क्लास के बाद भी, यानी क्लास खत्म हो गया फिर आप टीचर से कांटेक्ट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं हो रहा, मत लीजिए ऐसे एडमिशंस। दूसरी चीज कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल मिले। हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल क्यों रेलेवेंट? इतना ज्यादा कंटेंट होता है, पीडीएफ में पढ़ाई नहीं हो सकती। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट चालाकियां क्या करते हैं, कोर्स की फी करने के लिए आपको सिर्फ लाइव क्लासेस या वीडियो दे देंगे, कंटेंट नहीं देंगे। अब बिना कंटेंट के पैसे कम होने की लालच में आपने ज्वाइन कर लिया। कायदे से ऐसे इंस्टीट्यूट को, अगर कोई भी सेंसिबल उसको ऐसे कोर्स लॉन्च नहीं करने चाहिए। ठीक है, वीडियो को या फिर वो बच्चों को क्लैरिफाई करें, है ना। जैसे हम लोग वीडियो कोर्स अगर सेल करते हैं तो हम वीडियो कोर्स उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो हमारे अपने बच्चे हैं। अदरवाइज हम वीडियो कोर्स के साथ स्टडी मटेरियल का भी ऑप्शन रखते हैं, और बहुत नॉमिनल फी पे। ये नहीं कि वीडियो कोर्स 7,000 को 14,000 का स्टडी मटेरियल है। बात समझ रहे हैं? वीडियो कोर्स 5,000 का 2,000 में स्टडी मटेरियल पूरा मिल जा रहा है आपको, ये कैटलिस्ट का है। तो अगर आप वीडियो कोर्स ज्वाइन कर भी रहे हैं तो स्टडी मटेरियल हो। मेरे हिसाब से तो वीडियो कोर्स यूजलेस। वीडियो कोर्स केवल यूजफुल उनके लिए जो एक बार कोचिंग कर चुके। अगर आप न्यू कमर हो तो कभी भी वीडियो कोर्स ज्वाइन नहीं करो, हमेशा लाइव कोर्स के लिए जाओ। इंसिस्ट करो हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल मिले। और तीसरी चीज़ क्या है, एक और चीज़ जो मैंने, चूँकि अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, पिछले 2 साल से मैं यही देख रहा हूँ, जो पहले ऑनलाइन सस्ता सा कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो आके क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करते हैं। क्या होता है तीसरी चीज़ उन लोगों के साथ, कि जो स्टडी मटेरियल टीचर यूज़ कर रहे हैं और जो उनको प्रोवाइड किया जा रहा, उनमें कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब किताबें कुछ और दे दी, 10-12 किताबें पकड़ा दी और पढ़ा वो कुछ और रहे हैं। अब जो पढ़ा रहे हैं उसके उन्हें पीडीएफ नोट्स दे दिए आपको, जो पढ़ा रहे हैं उसको पीडीएफ नोट्स पकड़ा दिए और एक कंटेंट दे दिया। फिर मतलब आप क्या करोगे भाई? और दूसरा भाई 10, 11, 12, 15 किताबें पढ़नी है तो आप रेफरेंस बुक्स पढ़ोगे ना। फिर आप उनकी किताबें क्यों पढ़ोगे? आप कोचिंग का स्टडी मटेरियल इसलिए चाहते हो वो कॉम्पैक्ट हो, इफेक्टिव हो। अगर वो स्टडी मटेरियल 12, 14, 15 किताबों का है तो वो यूजलेस है। ये बात समझते समझते आपका सब नुकसान हो चुका होता है। कितने बच्चे मेरे पास ऐसे आए, इतनी सारी किताबें हैं सर, और पढ़ी क्या? कुछ नहीं। जो पढ़ाया जा रहा था कोचिंग का वो अलग था, उसके अलग से पीडीएफ नोट्स हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िएगा। बिल्कुल सेंसिबल रहिए कि भाई अगर आप क्लासरूम कोचिंग नहीं कर, हमेशा प्रेफर करिए क्लासरूम। अगर नहीं कर सकते, और मेरा मानना है कि आप एमएससी कंप्लीट होने का वेट नहीं करिए क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। अगर एम है पीएचडी करने का तो आप अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करिए, जहाँ पे इंश्योर करिए लाइव क्लासेस मिले, 100% इंटरैक्टिव हो, टीचर से ऑफलाइन, ठीक है, और ऑनलाइन दोनों तरह के इंटरैक्शंस पॉसिबल हों टीचर के साथ, सारी फैकल्टीज के साथ, ताकि कोई डाउट हो आप पूछ सको, व्हाट्सएप से पूछ सको, कॉल करके बात हो सके। ये नहीं कि टीचर कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं है कि बच्चों को एक्सेसिबल नहीं। अगर एक्सेसिबल नहीं है, विड्रॉ योर फी, मत ज्वाइन करिए इस इंस्टीट्यूट को। फोर्स देम कि वी नीड डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टीचर।
ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। इंश्योर करिए आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल मिले। और तीसरी चीज़, इंश्योर करिए कि जो कंटेंट टीचिंग में प्रोवाइड किया जा रहा है वो वही है जो आपको प्रोवाइड किया जाए। टीचिंग कहीं और से नहीं कर रहे हैं और कंटेंट कुछ और दे रहे हैं। उसके अलावा यू मस्ट गेट दिस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो भी कोशिश करिए कि आपको एनटीए बेस्ड प्लेटफॉर्म पे मिले, आपको मोबाइल की टेस्ट सीरीज ना पकड़ा दी जाए। जैसे एनटीए का सॉफ्टवेयर होता है वैसी टेस्ट सीरीज हो, ताकि एग्जाम देने जाओ तो आपको समझ में तो यार हाँ इस टाइप की मैंने प्रैक्टिस की हुई है ना। तो ये कुछ चीज़ें जो ज़रूर ध्यान रखिए और वेट मत करिए एमएससी ओवर होने का। आप घर पे तैयारी शुरू करिए, अच्छी बुक्स फॉलो करिए। मैंने जैसे बोला कि ना कोचिंग का मटेरियल, स्टडी मटेरियल आप यूज़ करें तो कॉम्पैक्ट हो, वो 50 कॉपी का नहीं हो। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, एक जो बहुत मतलब मैं बहुत समय से कह रहा हूँ, पहले मुझे लगता था बच्चे आके मेरे उस वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट भी लिखते, सर ऐसा नहीं होता है, लेकिन अभी धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा। मैं पिछले 2-3 साल से बात कर रहा हूँ। सीएसआर जैसे एग्ज़ाम को नीट एग्ज़ाम से कंपेयर नहीं करिए, है ना। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम 20,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो हमारा नेट क्वालिफाई हो जाएगा, अभी बहुतों की गलतफहमी दूर हो चुकी है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करें, वो 20,000 10,000 क्वेश्चन की एमसीक्यू बुक पब्लिश कर रहे हैं, बच्चे बाई करते हैं इस लालच में कि हम जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हो सकता है फंस जाए एग्जाम में। क्वेश्चन नहीं फंस रहा, सीएसआईआर है भाई। ये नेट एग्जाम एक बहुत ही हाई लेवल का एग्जाम है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर करके एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप बहुत गलतफहमी में है। आपको थ्योरी पे कमांड करना पड़े, कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना। कितने सारे बच्चे उन्होंने 20 साल के क्वेश्चंस बुकलेट बाई करी, सोल्यूशन के साथ आंसर रट्टे मार लिए। यार साइंस की फील्ड में 5 साल में इतनी रिसर्च होती है, 5 साल के पुराने के क्वेश्चंस रेलिवेंट नहीं बचते हैं। बस कुछ एक एरियाज हैं जिनके यूटिलाइज किए जा सकते हैं, लेकिन मॉलिकुलर है, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इन सब इतना चेंज होता है पिछले नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर ना, इतनी रिसर्च होती है। और सीएसआर टॉप मोस्ट एग्जाम है यार, वो नई रिसर्च पे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप 20 साल पुराने, 15 साल पुराने क्वेश्चन सोल्यूशन की बुक बाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर करके बैठे हो, तो फिर वही होता है, फ़ोन करके कहते हो सर मैंने 20 साल के क्वेश्चन सॉल्व किए तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने बहुत बच्चों से ऐसे इंटरेक्ट किया हुआ है। देखिए मेरा फ़ोन एक्सेसिबल है, आप सब जानते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो मुझे दुख भी होता है जब आप लोगों को इस स्थिति में देखता हूँ। तो कभी भी सोल्यूशंस या क्वेश्चंस के थ्रू प्रिपरेशन शुरू नहीं करिए, ठीक है। थ्योरी बुक्स पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करें उससे रिलेटेड पहले कंटेंट पढ़िए, उस कंटेंट को पढ़ने के बाद फिर से क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए कौन सी चीज़ मिसिंग है, कौन सी नॉलेज आपकी कहाँ पे गैप है। तैयारी ये तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो आने वाले समय में देखिए इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया सीएसआर नेट एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि कंटेंट क्या फॉलो किया जाए, स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी फॉलो करे जा सकते, तो एक जल्दी में एक और वीडियो लेके आऊँ जिसमें सारे यूनिट्स के लिए कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स आप यूज़ कर सकते हो, इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, उसके बेस में आपको उनकी एक एनालिसिस करूँगा, ठीक है। चलिए आज के वीडियो को यहीं रखते हैं। इसको ज़रूर वॉच करिए, सबसे शेयर करिएगा और पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा, थोड़ा बहुत नहीं छोड़िए। इसमें बहुत सारी बातें मैंने आपके मतलब की हुई हैं। और जितने भी न्यू कमर्स हैं, अगर आपके फैमिली में कोई न्यू है जो अभी एमएससी कर रहा है, जो आगे तैयारी कर, उससे शेयर करिए। इस वीडियो को जितना हो सके अपने इंस्टीट्यूट, अपने डिपार्टमेंट, अपने सारे बच्चों से शेयर करिए, क्योंकि सारी बातें मैंने आपके मतलब की बोली हैं। और मैं हमेशा कहूँगा अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर डाउनलोड करिए सीएसआर एनटीए की साइट से, उसको एनालाइज करिए। नहीं समझ में आए कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे मोबाइल नंबर है आपके पास मेरा, किसी पे भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रॉल पे दिखाई दे रहे होंगे, मैं खुद ही नंबर पिक करता हूँ। तो इनकेस कोई डाउट हो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए अगर फ़ोन पिक नहीं करूँ तो मैं कहीं बिजी हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तो दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी नई वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगा। थैंक यू।